तो सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया। तो आज मेरे बच्चों क्लास में बिल्कुल सबके सब आ जाएं। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है सर? सर आपके एग्जाम का सबसे क्रूशियल मतलब जो चीज होती है लॉ के एग्जाम के लिए, सिर्फ लॉ के एग्जाम के लिए, वो होता है बच्चों का एग्जाम में लिख कर आना। कि बच्चे जो है एग्जाम में किस तरीके से राइट डाउन करेंगे किसी भी चीज को। ठीक है। लॉ बच्चों की बड़ी अच्छी होती है। मतलब अगर अच्छा टीचर हो मेरे जैसा, ठीक है मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला टीचर हो और अंडरस्टैंड करने वाले बच्चे हो तो लॉ उनको बड़ा पसंद आता है, क्योंकि नया सब्जेक्ट होता है और क्लास के अंदर उनको लॉ समझ में आती है, लेकिन वो एक जगह पे फंस जाते हैं। किस जगह पे? वो लिखेंगे कैसे। एक्चुअली में जो लिखना होता है ये लिखना आपके बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल डिफरेंट है। जो आप लोग पहले बोर्ड एग्जाम में 7, 8, 9, 12 जो भी जहां भी आप लोगों ने ये सब कुछ लिखा, बिल्कुल उससे डिफरेंट है। आ रहा है कुछ समझ में? इसी की वजह से एग्जाम में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर, मतलब कई सौ स्टूडेंटों से मेरी इस टॉपिक पे बात हुई है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने हमेशा यही कहा कि सर वहां पर जाके हम फंस जाते हैं, हमें चीजें आ रही होती है, प्रेजेंट नहीं कर पाते। जबकि उनको कई बार काफी कुछ समझाकर भेजा जाता है बट फिर भी फंस जाते हैं। तो अब हम लोग आपकी कंसिस्टेंटली कुछ क्लासेस लेंगे जहां पर आप लिखोगे आपके एग्जाम को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये आपको आना चाहिए। ऑल वेल। तो कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। लेकिन डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले पता होना चाहिए ना कैसे एग्जाम लिखना है। अब वही नहीं पता तो किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ बनाया हुआ है। सबसे पहले है हेलो बच्चों। ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा जस्ट आफ्टर क्लास। और कोई ऑनलाइन मुझे देखता है यूट्यूब पे तो मेरे को व्हाट्सएप करे, मैं उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ऑलवेज। तो सबसे पहली बात, आप जब भी लॉ का पेपर लिखेंगे, लॉ का पेपर लिखने से पहले आपको बस ये पेज मेरे जो मैंने ये लिखा हुआ है, ये अगर आपने रटा हुआ है, मैं कह रहा हूं आपका 70% से ज्यादा कॉन्फिडेंस इस पेज, ये पेज आपको दे देगा अकेले। और मैं ये बात नहीं कह रहा, मेरे को स्टूडेंटों ने फीडबैक दिया है, इसी वजह से मैं कह रहा हूं। ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यहां पर मैंने कुछ कॉमन पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज जो है अपने बच्चों को बताती हैं, क्योंकि यही है, बताने का बस तरीका डिफरेंट होता है। तो आप जब भी लॉ के पेपर को लिखने वाले हैं, क्योंकि देखो अभी ये जो हमारा राइटिंग प्रैक्टिस है ये कौन से अटेम्प्ट के लिए? सितंबर अटेम्प्ट 2024। आपके पास कुछ 2 महीने, 2.25 महीने के आसपास एग्जाम के लिए बचे हुए हैं और आप सभी को बिल्कुल कमर कस लेनी है। और जो मैं पिछली क्लास में बोल रहा था कि घर पे नंबर ऑफ आवर मिनिमम कितने बताए थे? मिनिमम आउटपुट जो आता है वो कम से कम 8 घंटे का होना चाहिए क्लास के अलावा। तो वो जो 8 या 9 घंटे हम पढ़ने को बोलते हैं, उसमें जेन्युइनली बहुत सारा सिलेबस कवर्ड होता है जो आप लोग देखते ही नहीं हो कि हमें ये भी करना है। आज आपको समझ में आएगा कि मैं ये जो 8, 9, 10 घंटे की बात करता हूँ ये क्यों करता हूँ। सुनना ध्यान से। तो देखो सबसे पहला आपको याद रखना है, एग्जाम लिखते वक्त, जब भी आप एग्जाम लिखोगे, यानी कि आज से जब आप अपने घर पे तैयारी करोगे तो कौन सी करोगे? एग्जाम की करोगे। तो जब भी आप एग्जाम लिखने वाले हो तो कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं। वो पॉइंट्स हमारे क्या हैं? सबसे पहली बात, किसी भी आंसर की जब हम शुरुआत करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपका या कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो उस केस के अंदर
पक्का, क्योंकि लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ के प्रोविजंस ही होंगे आंसर। आंसर क्या होगा? लॉ के प्रोविजन। जैसे कि मान लो कि कोई कंसीडरेशन का टॉपिक आ गया, क्योंकि आज यूनिट नंबर 1 और 2 करा रहा हूं, कंसीडरेशन का टॉपिक आ गया, तो आपको कंसीडरेशन की डेफिनेशन से शुरुआत करनी है। मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है कि डेफिनेशन से शुरुआत करनी है, तो डेफिनेशन आप सीधा ऐसे नहीं लिखते हो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन हैज डन, डज, विल डू और abstain फ्रॉम डूइंग एनी एक्टिविटी और थिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड कंसीडरेशन। डेफिनेशन करेक्ट है पूरी, गलत तो नहीं है, बट उसको आप शुरू करते हो एक चीज से। अगर आप सभी को सेक्शंस याद है तो कंसीडरेशन का क्या है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी, सेक्शन 2 क्लॉज डी। अगर आपको वो याद है तो फिर आप लिख कर जाओगे एज पर द या अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ। अगर सेक्शन याद है तो प्रोविजंस ऑफ नहीं लिखना, आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसीडरेशन मीन्स व्हेन एट द डिजायर ऑफ द, फिर पूरा मीनिंग आपको लिखना है। लेकिन याद रखना सेक्शंस आप सभी को कोट जो करने हैं वो सेक्शंस आपको कोट करने हैं तभी जब आप 99% भी नहीं 100% श्योर हो कि आपका सेक्शन एग्जैक्टली वही है जो आपको कोट करना है। अगर आपको थोड़ी सी भी दुविधा हो रही है अपने सेक्शंस को कोट करने में तो फिर आप लोग सेक्शन कोट मत करना। कुछ आ रहा समझ में? तो फिर क्या करना है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, पहली बात समझ में आई। अब क्या होता है कि हम लोगों को जब कभी कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे आज की राइटिंग प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन में आप लोगों को केस स्टडी बेस्ड वाला भी मैं लेकर आया था, तो वहां पर हमें जब केस स्टडी को कोट करना है किसी भी क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है यार ये तो उस केस का क्वेश्चन है, तो हम जब कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो वहां पर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं इन द डिसाइडेड केस लॉ इट वाज हेल्ड दैट। जैसे चेन्नैया और रमैया, उस केस लॉ में क्या हेल्ड हुआ था, समझ में आई बात? और चेन्नैया रमैया के बाद आपका वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, उस केस में क्या हेल्ड हुआ था। तो ये जितने भी केस लॉज हैं, जितने भी केस लॉज हैं, आपको शुरुआत उन सारे के सारे केस लॉज की करनी है इन द डिसाइडेड केस लॉ इट वाज हेल्ड दैट, फिर आगे लिखना है जो भी डिसीजन है। दो बात समझ में आई। पहली बात, कभी भी सेक्शंस का यूज तब करना है जब आप 100% श्योर हो, नॉट इवन 0.1%। अगर आपकी श्योरिटी नहीं है आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे, ओ सॉरी सेक्शन नहीं लिखोगे, आंसर कोट करना है एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात ओके। दूसरी बात, आपके क्वेश्चन में किसी केस लॉ का रेफरेंस आ रहा है, जैसे कोई माइनर ने किसी से पैसे वैसे ले लिए तो आपके दिमाग में आ गया ये तो वो है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, तो एज पर द डिसाइडेड केस लॉ ऑल वेल ऑफ मोहिरी बीबी ऑफ वर्सेस धर्मोदास घोष, नाम याद नहीं आ रहा तो सिर्फ लिख दो एज पर द डिसाइडेड केस लॉ इट वाज हेल्ड दैट। अगर नाम याद नहीं आ रहा तो, और नाम याद है एज पर द डिसाइडेड केस लॉ का नाम इट वाज हेल्ड दैट। समझ गए? तीसरी बात देखो भाई, लॉ यूज करता है टेक्निकल वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स, लॉ जनरल नेचर के वर्ड्स यूज नहीं करता, जबकि लॉ के वर्ड्स में उन शब्दों का मतलब जनरली होता है बट वो यूज करता है स्पेसिफिक वर्ड। जैसे कि मैंने आपसे कुछ पैसे दिए और मुझे बदले में इन रिटर्न कार मिली, तो मैं बोलूंगा इन रिटर्न कार नहीं, मैं बोलूंगा कंसीडरेशन मिला मुझे। नहीं समझे? क्या मिला? अगर मैं बोलता हूं कि मैंने परमिशन ले ली नॉर्मल लाइफ में, तो मैं वहां बोलूंगा मुझे कंसेंट ऑब्टेन हो गई। मुझे क्या ऑब्टेन हो गई? मैं नॉर्मल लाइफ में कोई चीज, यहां कुछ बस एग्जांपल है, चेंजेस मैंने करे तो फिर मैं बोलूंगा मुझे कि जी ऑल्टरेशन हो गया। ऑल्टरेशन मतलब लॉ का वर्ड है, ऑल्टर मतलब चेंज होना। जी अमाउंट है, अमाउंट को क्या बोल रहा हूं?
नॉर्मल लाइफ में डिसाइडेड, यहां पर एग्रीड। नॉर्मल लाइफ में हम विल का यूज करते हैं, यहाँ मे और नॉर्मल लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी या फर्म, देखना पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में ऐसे ही शब्दों का यूज होता है। और टोल्ड, तो टोल्ड में या ऑफर्ड और एक्सेप्टेड। कुछ आ रहा है समझ में? तो आप लोग इसकी चिंता मत करना कि सर ऐसे कैसे याद रहेगा हमें लॉ के वर्ड, आप तो घुमा रहे हो। इसीलिए तो आज राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूँ एग्जाम से काफी समय पहले, ताकि आपको लगातार यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो। ऑल वेल, यहां तक ओके? तो देखो जी, मैंने आपको 3 बात बोली। सबसे पहली बात, अगर आपको सेक्शन याद है तो लिखो एज पर द सेक्शन, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर दिस ऑफ दैट एक्ट। सेक्शन याद नहीं है, 99.99% भी लग रहा है कि सही है, 0.1% डाउट है, सेक्शन नहीं लिखना। इन द डिसाइडेड, सॉरी, एज पर द प्रोविजंस ऑफ डैश एक्ट। दूसरी बात, केस लॉज अगर करते हो तो केस लॉ को डायरेक्टली मत लिखना, इन द केस लॉ ऑफ चेन्नैया रमैया, गलबड़ लिखो। इन द डिसाइडेड केस लॉ चेन्नैया वर्सेस रमैया इट वाज हेल्ड दैट, इन द डिसाइडेड केस लॉ वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर इट वाज हेल्ड दैट। एंड नंबर 3, यूज करने आपको टेक्निकल वर्ड्स ऑफ लॉ। लॉ के कौन से वर्ड्स? टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है एटलीस्ट 10 टॉपिक लिखकर यूज करो। मतलब कि आपको आज से अपने पेपर तक डेली अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टारगेट आज से रखना है आपको। बड़ा है छोटा? एग्जाम के नियर बाई के अकॉर्डिंगली छोटा टारगेट है। 10 का सोचोगे तो 8-9 तो होंगे, लेकिन मैं ना ऐसा बंदा हुई नहीं, अगर मैं सोचता हूं ना 10 का तो 10 ही है। मेरे को 8-9 वाला गेम नहीं आता। बैठा है ना 10 करना है तो 10 ही करना है, अनलेस अनटिल किसी की डेथ नहीं हो जाती, तब तक नहीं उठूंगा मैं वहां से। नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूं? छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, उठ के चले गए। सर दर्द हो रहा, उठ के चले गए, नहीं, बिल्कुल नहीं करना। एटलीस्ट 10 टॉपिक लिखकर डेली यूज करने आज के अकॉर्डिंगली, आज की डेट से एग्जाम तक। मैं आपको गारंटी देता हूं मोर देन 65, 68, 70 मार्क्स में आप लोग लेकर आओगे लॉ के अंदर, और लॉ ही आपको मरवाएगा। लिख के लेना ये बात। पेपर के बाद अभी आपको लॉ सबसे बेस्ट सब्जेक्ट लगता है, आप एग्जाम के बाद अगर तुमने ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी तो सबसे ज्यादा गुस्सा आपको अपने ऊपर आएगा कि यार मैंने क्यों फॉलो नहीं करा, और लॉ ही आपको परेशान करेगा। आपके इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स में दिक्कत नहीं आने वाली। मैथ्स तो जिन्होंने शुरुआत से करी हुई है कोई टेंशन ही नहीं है उसको, अकाउंट्स कोई टेंशन नहीं, इकोनॉमिक्स टेंशन नहीं, टेंशन लॉ है, सिर्फ लिखना। डन है यहां तक? ओके बेटे, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी यहाँ पर, या एक काम करते पहले कंप्लीट करता हूँ, फिर आपके डाउट्स पूछूंगा। जो भी आपको डाउट हो रहा है दिमाग में रखना है या लिख लेना कभी अभी सोचते सोचते आ जाए तो। एंड देन हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और फिर ये सिलसिला जारी रखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। चलो जी, ट्राई टू यूज डिटेल्ड आंसर सब्जेक्ट टू टाइम अवेलेबिलिटी। हम लोग क्या करते हैं, जैसे उन्होंने पूछा कि क्या ये होगा, तो आप सीधा लिख जाते हो नहीं। जैसे एहसान कर रहे हो एग्जामिनर पे, अरे आपको डिटेल आंसर देना है। बट डिटेल में भी देखो, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी डिटेल आंसर देने की क्षमता जो है कितनी है, और आप कितना आंसर दे रहे हो। अब क्वेश्चन 4 नंबर का आप 8-9 पेज भर के आ गए तो आपसे बड़ा वाला नहीं है कोई। नहीं समझे? 4 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको आराम से 2 पेज भर के आने, क्योंकि इंस्टीट्यूट की शीट भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। अगर 1.5 से ऊपर जा रहा है तो सही है। यहां बात पेज भरने की नहीं है, मैं रिपीट करता हूं, पर चला भर तो दिया आपने 1.5 और 2 सब बकवास लिख कर आ गए, ऐसे राइटिंग करके आ गए। आपको सटीक टू द पॉइंट वाले काम करने हैं, बट थोड़ा सा डिटेल में करना है, सब्जेक्ट टू टाइम अवेलेबिलिटी।
जैसे आपका एग्जाम कितने घंटे का होगा, मैं अभी आके 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 बताऊंगा आगे कि कितने क्वेश्चन को कितने मिनट देने, ठीक है। तो अब आपका मेन समस्या आ गई जी, बस यही तो, इसी के लिए आप लोग यहां पर बैठे हुए हो मेरे सामने। सर डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर लेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ, चल धड़ 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 हो गया। जैसे आज एक क्वेश्चन में डायरेक्ट भी लाया हूं ताकि कंपैरिजन करवाऊं कि डायरेक्ट कैसे लिखना है और केस स्टडी कैसे लिखना है। लेकिन आपका पेपर तो पूरा केस स्टडी है, सारे क्वेश्चन केस स्टडी आएंगे, दो चार इंस्टीट्यूट का मूड करता है तो वो डायरेक्ट दे देगा। पिछला एग्जाम जो अभी जून वाले बच्चों का हुआ है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कहां से, केस स्टडी से ही है। तो आंसर केस स्टडी का कैसे लिखना है, तो सुनो मेरे बच्चे, केस स्टडी का आंसर लिखते वक्त पहले मैं मेजर मेजर पोर्शन में बताऊंगा, उसके बाद मैं यहां पर आपको इस वाले पॉइंट को पढ़ाऊंगा, ठीक है। सुनना, कोई भी केस स्टडी आए, कोई भी केस स्टडी आए, केस स्टडी क्या होता है मैं सभी बच्चों को एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूं। केस स्टडी मतलब आप जो मेरे साथ क्लास के अंदर जितने भी प्रोविजंस पढ़ रहे हो, और कई सारे हम लोग केसेस लॉ पढ़ रहे हैं ना, केस लॉज पढ़ रहे हैं ना, ये सारे केस लॉज या प्रोविजन पे वो लोग एक केस बनाएंगे इंस्टीट्यूट वाले, कि जैसे कि मैं आपको एक केस बताता हूँ ऐसी, कि कोई एक पर्सन है मिस्टर ए, जो मिस्टर ए है वो माइनर है, उसने क्या करा, उसने बोरो करा मिस्टर एक्स से 20,000 रुपए और अपनी प्रॉपर्टी मोर्टगेज कर दी, ठीक है। तो क्या हुआ, ड्यू डेट आ गई और ड्यू डेट पर मिस्टर एक्स गया मिस्टर ए के पास प्रॉपर्टी के बदले पैसे मांगने, तो जो लोन दिया था उसके बदले पैसे मांगने, और मिस्टर ए जो है वो पैसे देने से मना कर रहा है। तो फिर एक्स ने सोचा कोई बात नहीं, मना कर रहा है तो ठीक है, एक्स के पास क्या पड़ी थी, प्रॉपर्टी। एक्स उस प्रॉपर्टी को बेचने जाता है, लेकिन बेचने से पहले ही ए बोलता है तू बेच ही नहीं सकता इस प्रॉपर्टी को। तो एक्स कोर्ट के पास जाता है परमिशन मांगने कि जी मेरे पास प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, मैं बेचकर अपने पैसे निकालना चाहता हूं। तो कोर्ट बोलेगा कि नहीं जी नहीं। अब बताओ क्या होगा, बस वो ये क्वेश्चन पूछ के अब आपके दिमाग में सीधा क्लिक होना चाहिए कि जी यहां तो केस था मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मदास। तो किसी भी केस स्टडी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लिखते हैं उसके प्रोविजंस, क्या लिखते हैं, जिसको आप कहते हो लीगल बेस। एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर जब लिख कर आओगे तो आपको हेडिंग बनानी है लीगल बेस, नहीं समझे। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, कई बच्चे ये गलती करते हैं, वो लिखते ही नहीं है ऊपर लीगल बेस, सही है। मेरे इंटरमीडिएट में लॉ में बहुत अच्छे नंबर थे, 70s में थे, और मैं हर क्वेश्चन के आगे क्या लिख कर आया था, लीगल बेस लिख कर आया था। मतलब प्रॉपर केस स्टडी हमारे सर ने बताए थे तो मैंने वही काम किया और आए। तो मैं जितने बच्चों को ये बात बोलता हूँ, जो बच्चों के मार्क्स आते हैं 70s में भी आए हैं, 75, 78, 68, 65, जो उनसे कभी कन्वर्सेशन होती है तो वो बताता है सर हमने पहला लीगल बेस लिखा, उसके बाद शुरुआत करी। अब शुरुआत कैसे करना है, वही, अब एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब पोजीशन, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है पोजीशन अबाउट माइनर, माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ इनिशियो। अब उससे पहले आपको समझाना पड़ेगा, तो सेक्शन नंबर 11 है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, याद है। अगर सेक्शन याद है तो सेक्शन कोट कर दो, एज पर द सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, minor is not able to enter into a valid contract with any other person, and minor means the person who has not completed his 18 year of age under Indian Majority Act 1875। ऑल वेल यहां तक। और फिर इसी के साथ में अगर क्वेश्चन में कोई केस स्टडी है तो आपको वो केस स्टडी क्या करनी है, रेफर करनी है। ऑल वेल, ये दो काम करने के बाद
जो कि लीगल बेस के अंदर होने वाले हैं। फिर आपको दूसरा हेडिंग लिखना है फैक्ट्स एंड एनालिसिस। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको उतार देना है, एज इट इज नहीं कि कॉपी और पेस्ट मार दिया क्वेश्चन। थोड़ा प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को, थोड़ा सा मतलब टू द पॉइंट इस पे लिख देना है। और देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है फैक्ट ऑफ द गिवन केस के बाद मर्ज लॉ विद द, तो आपको ये टैक्ट आना चाहिए। आप अपने जो लॉ है, जो प्रोविजन है, उसको फैक्ट के साथ क्या कर दो, मर्ज कर दो। 3-4 लाइन में हो गया। और एंड में आपको क्या करना है, कंक्लूजन देना है। तो देखो 3 हेडिंग आपकी बनने वाली है। कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे केस स्टडी का, पहला क्या है, लीगल बेस में आएगा प्रोविजन, फैक्ट एनालिसिस में आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन का फैक्ट जो लिखा है वो उतारना है, और साथ में जो लॉ है लॉ को मर्ज कर देना फैक्ट के साथ में, और तीसरा क्या है, कंक्लूजन। मजाल है आपका एग्जामिनर आपके ज्यादा नंबर काट पाए, कुछ तो काटेगा ही काटेगा, 100 में से 100 तो लॉ में नहीं आते, लेकिन आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? तो देखो यहां पर आंसर ऑफ केस स्टडी में कहता है प्रोविजन ऑफ द एक्ट, पहले जो भी रेलेवेंट प्रोविजन है। ये नहीं कि प्रोविजन में बहुत, जैसे माइनर मैंने बताया आपको, तो माइनर तो बहुत बड़ा है। Minor means the person who has not completed his 18 year of age under Indian Majority Act 1875, but in 2 cases the age of minor is continued up to 21 year when the guardian of minor is appointed by court, when the administrator of the property of the minor is appointed by court. फिर पोजीशन आ जाएगी माइनस एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ इनिशियो, माइनस एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड, माइनस कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर कैन कमिट फ्रॉड, माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, गार्जियन ऑफ माइनर इज नॉट लाइबल, माइनर कैन बी इंसॉल्वेंट, माइनर कैन नॉट can be agent, minor cannot be a partner, the minor's personal property will be liable for supplies to the necessary to the minor। ये तो पूरा है, तो पूरा लिखोगे, दिमाग खराब है, 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर वो नहीं समझे, ओनली रेलेवेंट। तो मोहिनी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस बताया था, माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, वहीं तक डेफिनेशन लिखना है और बस वो वाला पॉइंट लिख देना, रेलेवेंट, फालतू की बात नहीं। डन है? चलो फिर अगर कोई केस स्टडी होती है तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें केस स्टडीज होगी, नहीं होगी तो मत लिखना। तो केस स्टडी है इफ एनी, तो इन द डिसाइडेड केस लॉ इट वाज हेल्ड दैट, ऑल वेल। फिर आप क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आएगा उसका फैक्ट लिखो, मर्ज कर दो, बहुत इजी है मर्ज करना एंड में। अब प्रश्न ये आता है कि सर क्वेश्चन में कितना समय हमें लगाना है। प्रश्न क्या आता है, क्वेश्चन में हमें कितना समय, अब क्या करें जी, क्वेश्चन में कितना समय लगाएं। तो बेटे मेरा सिंपल सा रूल है, क्वेश्चन जितने नंबर का है उससे 1.5 गुना ज्यादा टाइम मल्टीप्लाई कर दो, हर आंसर को मैक्सिमम उतना ही टाइम देना, उससे ज्यादा नहीं देना। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है, 7.5 मिनट से ऊपर नहीं जाने चाहिए। घड़ी आप सभी के पास होती है, और ये मत पहन के जाइयो ऐसी नॉर्मल घड़ी, गलती मत करना, कई बच्चे करते हैं, उनको गेट पे उतारनी पड़ती है, अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता उनका, पापा मम्मी को देनी पड़ती है घड़ी, हो गया, किसी और से पूछते हैं, उनको समझ ही नहीं आता। एक बच्चा मेरे पास आया, पूरा पेपर आता था उसको, 65 नंबर का लिख कर आया, वो स्मार्ट वॉच की वजह से, वो एंट्री नहीं होने दी, उनको बाहर कर दिया। वो घड़ी देकर आया उसके पापा को, अंदर बैठ गया। अब वो किसी से 1-2 बार पूछे तो आंसर भी दे दे, अब बंदा अपना पेपर करेगा, किसी को टाइम बताएगा? अब आपसे ही कोई टाइम पूछे, आप पेपर कर रहे हो, तो 12 बताओगे उसको? आप और टेंशन में आ जाओगे, उसका पेपर छूट गया 30, 20, 32 नंबर का। तो घड़ी आपको नॉर्मल रखनी है, ठीक है, कोई इसमें स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए, जाके लेके बैठना घड़ी आपके सामने, बस। अब आपको पता है, खासकर ऐसी घड़ी रखो जो नॉर्मल वॉच हो, जिसमें वो सेकंड वेकंड मिनट बताता है ना, वो वाला बढ़िया रहता है। वो अभी भी स्टडी टेबल पे सामने रखा करो, तुम्हें उस घड़ी की आदत हो जाए। कोई भी चीज नई मत खरीदना एग्जाम में, हर वो चीज, मैं तो क्लास में बोलता हूँ बच्चों को, ब्लैक बॉल पेन अभी से यूज करना स्टार्ट कर दो, और वही वाला अच्छा पेन होना चाहिए, अच्छा पेन जो तुम एग्जाम में यूज करोगे, वो पेन से फैमिलियर बन जाओगे तुम। ये बहुत बारीकी बातें हैं, तुम्हें पता नहीं है, ये बहुत बारीकी बातें।
बच्चा क्या करता है, पेपर से एक दिन पहले जाता है, 50-100 रुपए वाला पेन ले आता है खरीद के। अब वो लिख रहा होता है, शुरुआत के 4 से 5 मिनट भी अगर वेस्ट हो गए तो हो गया ना काम, एक क्वेश्चन गया। सही है। तो सिस्टमैटिक, एक ब्लैक बॉल पेन जो आप एग्जाम में लिख के आपको, कितने, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, 20 का हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वो आप खरीदो। उसी से आज से 10 क्वेश्चन रेगुलर प्रैक्टिस करने हैं और आंसर मैच कर लो। ऑल वेल। अब देखो, कहता है क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उससे 1.5 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई कर दो, हर आंसर को मैक्सिमम उतना ही टाइम देना, उससे ज्यादा देने की जरूरत का मतलब नहीं है, छोड़ के आ जाओ। इतना दे दिया ना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका 9 मिनट ले रहा है तो मतलब वो आपको वहां कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन को एंड के लिए छोड़ दो, टिक कर दो क्वेश्चन पेपर पे, ये एंड में करना है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, एक के चक्कर में बाकी खराब नहीं करना। ऑल वेल, इफ यू लिव विथ पैशन यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है। ऑल वेल, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं कि जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ताकि आज जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करें तो आपको सारे पॉइंट याद रहें। शुरुआत में दिक्कत होने वाली है, बट बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। 2 या 3 दिन लगेंगे, मेरा तजुर्बा है, मेरे बच्चों ने मुझे बताया है, सर आपकी कही हुई बात 2-3 दिन तक हमारी कलम नहीं चलती अच्छे से, लेकिन उसके बाद मक्खन की तरह चलती है। और सर जब लास्ट के 10-15 दिन होते हैं ना, तो सर क्या ही बताएं, मजा आ जाता है। प्रैक्टिस करना छोड़ना मत। अब एंड के 15 दिन में बच्चा ये करता है, यार छोड़ना, अब क्या प्रैक्टिस करे, छोड़ना अब क्या प्रैक्टिस करे। समझ में आ गई बात? छोड़ना नहीं, प्रैक्टिस करना। हाँ, एंड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर देंगे, जैसे 45 मिनट से 50 मिनट प्रैक्टिस एंड में करेंगे, 1 घंटा मान लो, जब एंड के दिन रह जाएंगे, 10 दिन 12 दिन। और अभी के नेट 2.25 महीने जो भी आपके पास टाइम है, आपने अगर देखो 60 दिन भी मान के चलो तो कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे? 600 क्वेश्चन। 600 क्वेश्चन समझते हो? उन 600 में से 10 से 12 तो एग्जाम में टपकेंगे, देख लेना, एग्जाम में टपकेंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चंस भी नहीं है ना मार्केट में, कितने कर लो, कहां से उठाओगे क्वेश्चन। ऑल वेल, ठीक है, फिर डन है, ओके। रिवाइज नंबर 1, सेक्शन याद हो तो सेक्शन कोट करें, नहीं तो मत करें। याद इन द सेंस सर कितना परसेंट, अगर आपको 0.1% भी डाउट है छोड़ दो, तो क्या लिखें, हर क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत अगर वो प्रोविजन बेस्ड है तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, या फलाना ढंग का जो भी है, पहला ओके। नंबर दो, आपने अगर कोई केस स्टडी कोट करनी है तो डायरेक्टली नाम नहीं लिखना, तो ऐसे लिखना है एज पर द डिसाइडेड केस लॉ, अगर नाम याद है तो नाम लिखो, नहीं याद है तो छोड़ दो। ऑल वेल, 2 बातें हो गई। कोशिश करो लॉ में टेक्निकल वर्ड्स यूज करने की, स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करने की, कुछ एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। शेल और मे का यूज आपको करना है। शेल मतलब कंपलसरी, मे मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता। ऑल वेल, तो ये सारी चीजें देखनी है आपको। और फिर आपने मेन, ट्राई टू यूज डिटेल्ड आंसर सब्जेक्ट टू टाइम अवेलेबिलिटी, है ना। तो टाइम अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको डिटेल्ड आंसर वहां पर लिख कर आना है। आंसर ऑफ केस स्टडीज, तो केस स्टडी का आंसर आपको देना है कैसे, लीगल बेस, फैक्ट एंड एनालिसिस और कंक्लूजन। लीगल बेस के साथ केस स्टडी आपको कोट करके आनी है, अगर होती है तो। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन का जितना नंबर है उससे 1.5 गुना ज्यादा टाइम नहीं देना है, स्किप करो, आगे बढ़ो। दैट्स इट। ऑल वेल, ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। चलो जी, ये पीडीएफ अगर किसी को चाहिए पीडीएफ ये वाली, तो आज मैं इसको ग्रुप में भेजता हूं इस राइटिंग प्रैक्टिस के टॉपिक के साथ। चलो बेटे, यूनिट नंबर 1 और 2 मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, मेरे वादे के अनुसार। आज 1 और 2 कर रहे हैं और बहुत जल्दी यूनिट नंबर 3 और 4 करेंगे। उसके बाद एक साथ 3-3 4-4 यूनिट करेंगे। कोशिश करेंगे कि 9-10
10 क्लास हम राइटिंग प्रैक्टिस की आपके एग्जाम तक अगर कर सकें तो फिर हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सब यूनिट 1 और 2 पढ़कर आए हो। मैंने सभी को बोल दिया था कि पढ़ना है। तो क्वेश्चन 1 मैं आपको बता रहा हूं, टाइम मेरे को बिल्कुल वेस्ट नहीं चाहिए। और सुने, मिस्टर रमेश मिस्टर रमेश प्रॉमिस टू पे 50,000 टू हिज वाइफ मिसेस लाली, ए लाली, so that she can spend the sum of her goth birthday। ये क्या है? सम ऑफ हर फ्रेंड्स बर्थडे या कुछ है ऐसा। ठीक है, एक वर्ड मिस्टेक हो गया होगा, समझ गए? मेन पॉइंट समझ गए। रमेश ने प्रॉमिस करा किसको? वाइफ। मिसेस लाली इंसिस्टेड हर हस्बैंड टू मेक अ रिटन एग्रीमेंट इफ ही रियली लव्ड हर। तुम अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो लिख कर दो। अच्छा ठीक है भाई। मिस्टर रमेश मेड अ रिटन एग्रीमेंट एंड द एग्रीमेंट वॉज रजिस्टर्ड अंडर द Mr. Ramesh failed to pay the specified amount to his wife, Mrs. Lali. Mrs. Lali wants to file a suit against Mr. Ramesh and recover the promised amount. Referring to the applicable provision of Contract Act 1872, advise whether Mrs. Lali will succeed. कहाँ है लव एंड अफेक्शन वाला? वहां के तो पूरे पॉइंट मैच ही नहीं हो रहे। कहीं बताया कंसीडरेशन, देयर मस्ट बी ए रिलेशन, द रिलेशन मस्ट बी इन नेचुरल लव एंड अफेक्शन रजिस्टर्ड। क्या सारे पॉइंट मैच कर रहे हैं? अरे मेरे प्यारे बच्चे, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? मैंने आपको टोटल 10 पॉइंट याद करवाए थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। जरा पॉइंट नंबर 2 बताओ। इंटेंशन टू क्रिएट। अच्छा, तुम्हें याद नहीं आ रहा कुछ? वेल्फर, मिस्टर वेल्फर ने अपनी वाइफ के साथ में ऐसा ही कुछ एग्रीमेंट किया था। आ रहा है नहीं आ रहा? क्या? ये कौन कह रहा रिटर्न नहीं था? बिल्कुल था, बिल्कुल था। अभी सुनो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन और इसके बीच का डिफरेंस मैं आपको अभी बताने वाला हूं। मैंने रेगुलर क्लास में भी बताया था, फिर बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझो, मैं एक हस्बैंड हूं और मैं सच में एक हस्बैंड हूं। ठीक है, तो मैं अपनी वाइफ से वादा करता हूं कि मैंने वादा किया है अभी कि नवंबर में करवा चौथ आएगा तो मैं हर इवेंट पे कुछ ना कुछ गिफ्ट देता हूं। जितने भी अभी तक शादी के बाद इवेंट हुए, कुछ ना कुछ गिफ्ट मैंने दिया है। तो मैंने इससे प्रॉमिस किया है इस बार कि ठीक है, मैं तुझे गोल्ड की चेन इस करवा चौथ पे गिफ्ट करूंगा। ऑल वेल। वैसे तो उसने मुझसे कुछ रिटर्न में नहीं लिया है, लेकिन मान लो वो कहते कि नहीं जी लिख के दो आप, तो मैं ठीक है भाई ले लिख लिया, लिख दिया मैंने। अब मैं करवा चौथ पे उसको नहीं दे पाया तो वो मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना चाहती है। तो ये सीधा का सीधा जो पॉइंट कवर होता है, ये कवर होता है कहां पर? आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट या सोशल एग्रीमेंट। अगर ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला क्वेश्चन होता तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में सबसे पहली बात तो यहाँ क्वेश्चन मतलब स्पेसिफाई करता है कंसीडरेशन। ये क्वेश्चन रिलेटेड होता है किस चीज से? लेकिन इस क्वेश्चन में कंसीडरेशन नाम की कोई भी लड़ाई, क्या केस इस बेसिस पर किया है कि कंसीडरेशन मैंने नहीं दिया तो भी वैलिड है क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन है? इस बेसिस पर तो नहीं है, इसीलिए कंसीडरेशन वाले टॉपिक को हम नहीं कर रहे। मैं सीधा यहां पर यूनिट नंबर 1 की शुरुआत जो मैंने करी है, सर अगर आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कोई एग्रीमेंट करते हो, तो वहां पर आपका इंटेंशन होना चाहिए क्या बनाने का? लीगल रिलेशन बनाने का, बस। सही है। अब इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो आप लोग एक काम करेंगे, आपके आंसर वो रजिस्टर है सबके पास? ठीक है, तो आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन के लिए गैप छोड़ देना, छोड़ दोगे गैप? तो मैं आंसर इसका कैसे लिखूंगा?
सबसे पहले है कौन सा बेस? तो सबसे पहले एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 ही है ना? एटीन सेवेंटी as per the section number 10 of Indian Contract Act 1872, there must be an intention on the part of the parties to create legal obligation, sorry, legal relation. ठीक है, सोशल और डोमेस्टिक type of agreements are not enforceable in the court of law, and hence they do not result into कॉन्ट्रैक्ट। बताओ जी, क्या लीगल बेस यही है? क्या लीगल बेस यही है? पढ़ो एक बार। लीगल बेस यानी कि प्रोविजन, क्या हमने क्लास में पढ़ा, बुक में पढ़ा, स्टडी मटेरियल में पढ़ा, क्या यही था? मोटा मोटा यही था। एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द part of the parties to create between them social or domestic type of agreement are not enforceable in the court of law and hence do not result to into देना बेटे, बोतल देना। तो ये मेरा कौन सा केस हो गया? लीगल बेस। अब लीगल बेस के बाद मैंने क्या बताया आपको? अच्छा, यहां वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर कोर्ट नहीं करना। बताओ क्यों? क्योंकि वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर की तरह एग्जैक्ट नहीं है। वो कहाँ सिलोन था, वो वहां से इंग्लैंड गया, वो दूसरी कंट्री में था, उसने बोला, नहीं समझे? इसलिए यहां पर मैं कोर्ट पहला ओके। अब बताओ लीगल बेस के बाद क्या करना होता है? फैक्ट एंड एनालिसिस। अब आप इस क्वेश्चन के फैक्ट लिखो। इन द गिवन क्वेश्चन मिस्टर रमेश बिल्कुल क्वेश्चन लिख देना। प्रोमिस्ड टू पे ₹50,000 टू हिज वाइफ so that she can spend it on, वो खुद के बर्थडे पे ही खर्च कर रही, ऑन हर बर्थडे। ये क्वेश्चन में ना ऑन हर बर्थडे, ये GOTH कुछ नहीं है, ऑन हर
ऑल वेल जी। हाउ एवर, आगे लिखो हाउ एवर, लेकिन क्या हुआ बाद में क्वेश्चन में बताओ, वो दे नहीं पाया। हाउ एवर सब्सिक्वेंटली मिस्टर रमेश failed to fulfill the promise for which Mrs. Lally wants to file a suit against Mr. डन है बेटे। फैक्ट एनालिसिस में कोई दिक्कत, तो हमने एनालाइज कर लिया जी, वो नहीं दे पाया, सच्चाई ये है। अब लास्ट पॉइंट क्या आता है, कंक्लूजन। बताओ कंक्लूजन आप लोग, क्या मिसेस लाली केस कर सकती है? केस कर भी सकती, केस कर भी दे तो वहां केस रजिस्टर्ड नहीं होगा, हो भी गया तो रमेश जी का कुछ, क्यों? क्योंकि रमेश ने कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त इंटेंशन। तो कंक्लूजन में आ जाओ, लिखो मिस्टर रमेश here in the given circumstances wife will not, sorry Mr. Ramesh nahi, here in the given circumstances wife will not be able to recover the amount as it was a social agreement and parties did not intend to create any legal वाइफ शैल भी, शैल नॉट भी, शैल का प्रोविजन के अंदर डालते हैं ज्यादातर, थोड़ा बहुत, इससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। टेक्निकल का मतलब ये नहीं है घुस जाओ, मेन चीज खराब कर दो। बताओ जी कैसा लगा? ठीक है, थोड़ा सा आया कॉन्फिडेंस पहले क्वेश्चन में, तो आई होप आपने कर लिया हो, नोट कर लिया है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2, टू नहीं मतलब 1 का सेकंड पार्ट मैं ऊपर कर रहा हूं इसको, ठीक है? मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा आपको। तो देखो जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर displayed a pair of dress in the showroom। शॉपकीपर ने अपने शोरूम में एक जोड़ी ड्रेस जो है वो डिस्प्ले करी हुई है, और प्राइस टैग है कितने रुपए का? 2000 का। वॉज अटैच टू द ड्रेस। मिस लवली
looked to the tag and rushed to the cash counter. टैग देखा कि 2000 का है, अच्छी लगी उसको ड्रेस, पहुंच गई कैश काउंटर पे. Then she asked the shopkeeper to receive the payment and pack up the dress. कि लाओ जी लाओ, पैक कर दो, ये लो लो पैसे पकड़ो जल्दी. The shopkeeper refused to hand over the dress to Miss Lovely in consideration of the price stated in the price tag attached to the Miss Lovely. Seeks your advice whether she can sue the shopkeeper for above cause under the Indian Contract Act. ये भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है दोनों, और नवंबर 18 एग्जाम में आए हुए. तो बताओ मिस लवली क्या लीगल एक्शन ले सकती है? बोलो जी, क्यों? चलो जी, ऑफर के रूल्स बताओ जरा. ऑफर के रूल्स जल्दी जल्दी. ऑफर के रूल्स, नंबर 1, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट. साइड कर दो, इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है. ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, साइड कर दो. 3 4 वो भी साइड करो. एक 5वां रूल बताया था, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर. लग नहीं रहा ये इनविटेशन टू ऑफर है, कल ही पढ़ा था ना. क्या होता है इनविटेशन टू? यहां दुकान वाला मैडम को इनवाइट कर रहा है कि आप आए और मुझे ऑफर दे. अब मैडम ने ऑफर दिया, दुकान वाले ने इनविटेशन टू ऑफर दिया. मैडम ने ऑफर दिया, दुकान वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, तो आप केस फाइल कैसे कर सकते हो? कर सकते हो क्या? कौन याद कर रहा है सुबह सुबह? संडे खराब कर रहे हैं मेरा है. तुम लोगों ने भी यही सोचा होगा ना, सर ने हमारा संडे खराब कर दिया. सच में कर दिया है. चलो, तो अब हमें इस सेकंड का आंसर, ये आंसर पहले वाला ये फर्स्ट का था, अब सेकंड का आंसर. चलो करें, स्टार्ट करें. सेकंड, सबसे पहले क्या लिखना है? लीगल एक्शन नहीं, लीगल बेस. लीगल एक्शन लिखो. द ऑफर एज पर द provisions of Indian Contract Act, the offer शुड बी. अब देखो, डिफरेंट नहीं, डिस्टिंग्विश. ये है लॉ यूज करता है स्पेसिफिक वर्ड. इसको आप डिफरेंट भी लिख सकते थे, मेरे नोट्स में भी डिस्टिंग्विश होगा. ठीक है, शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन invitation to offer. An offer is अच्छा, यहां तो जगह ही नहीं है, चलो मैं साइड वाइड में कहीं लिख दूंगा. एन ऑफर इज डेफिनेट. डेफिनेट होना चाहिए. एंड केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टिंग एन इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. वेयर एज एन इन्विटेशन टू ऑफर इज ओनली. इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? ओनली ए सर्कुलेशन ऑफ ऑफर. इट इज एन अटेम्प्ट. ये एक ऐसा अटेम्प्ट है जो इंड्यूस करता है सामने वाले को कि आप आओ और मुझे. इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस
offer and precedes a definite offer. ठीक है, इसका लीगल बेस आपकी बुक में बहुत बड़ा है, थोड़ा सा और लिखूंगा, वेयर ए पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग his final willingness propose certain terms. तो दुकान वाला क्या कर रहा है, कुछ टर्म्स बता रहा है, जिस टर्म्स के बेसिस पर आप मुझसे क्या कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो, उसके बाद हम इस चीज को आगे बढ़ेंगे। ऑन टर्म्स ऑन विच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट। दिस इज इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, एक लाइन और लिखना चाहूंगा, डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल्स डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल्स with a price in it in a self-service shop is merely invitation to offer। ठीक है, ये मेरा लीगल बेस हो गया, कोई दिक्कत जी? अब आप क्या लिखोगे, फैक्ट एंड, अब फैक्ट में क्वेश्चन में वही जो हुआ वो उतार देना है और कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में क्या लिखना है, इफ द शॉपकीपर डज नॉट एक्सेप्ट द प्राइस द इंटरेस्टेड बायर कैन नॉट कंपल हिम टू सेल। लिख लो, इफ द shopkeeper does not accept the price the interested buyer the interested buyer cannot compel to sell। आ गया समझ में? भाई हो गया क्या बेटे, कंपल with a price in a self service shop is merely invitation to offer। हो गया जी, हो गया? यस बॉस, नो बॉस, ओके बॉस। ये सिंगल 5 नंबर का, हाँ ऐसे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा
उसके अंदर 4 क्वेश्चन होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, सबके अलग अलग 5-5 नंबर, 4-4 नंबर। पक्के क्लास के बाद मिलके जाना, जो भी लेट आया था वो मिलके जाना, तुम्हें बताता हूँ। भूलो मत कि मैं कोई भूल गया। क्लास कितने बजे थी? 8 AM। और तुम लोग आए हो कितने बजे? कई बच्चे आए हैं 8-10, 8-15। तो बेटे यहाँ पिकनिक थोड़ी चल रही है, आपको जितने बजे बोला है उतने बजे ही आना है। कोई रास्ते में दिक्कत हो जाए वो अलग बात है। अब घर से ही बाबूजी बन के आ रहे हो, आराम है, चलना छोड़ना, सर तो लेट ही आएंगे। तो मेरी पहली क्लास, ये रिकॉर्ड है मेरा, अगर मेरी क्लास है तो वो 8 बजे की 8 ही बजे होती है। वो तो यहाँ आके थोड़ा बेशर्म हो गया हूँ मैं, 4-5 मिनट खराब हो जाते हैं मेरे बच्चों की वजह से। तो समय का पाबंद बनो, ठीक है? डन। अच्छा, ऐसा हम कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे 4-5 मिनट में, लेकिन हमारे अंदर एक वो आ जाएगी, डिसिप्लिन आ जाएगा कि भाई 8 बजे की क्लास है। अब जैसे घर में हम सोचते हैं 10 बजे से पढ़ेंगे, तो बैठते 10:30-11 बजे, तो वहां एक डिसिप्लिन रहेगा, नहीं जी 10 बजे की तो 10 बजे बैठना, तो बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो मैंने आपको कल बताया था ना, कल या परसों, प्रोकास्टिनेशन लीड्स टू पोवैरिटी। जीवन भर गरीब रहोगे अगर टालते रहोगे, चले जाएंगे ना, क्या फर्क पड़ रहा है 10 मिनट में, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो वो कर ही लेता है, सुनने को मिल ही जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल वेल। अब आप सभी को यूनिट नंबर 1 का क्या ऑफर और एक्सेप्टेंस याद है? मैं मोटा मोटा आप लोगों से पूछता हूं, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? ऑफर की कम्युनिकेशन जब ऑफरी को नॉलेज हो जाती है, नॉट एक्नॉलेज, नॉलेज। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाती है? ऑफर का रिवोकेशन कब हो सकता है? एक्सेप्टेंस देने से पहले। और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कब हो सकता है? एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले। मैंने आपको एक्सेप्टेंस भेजी, आपके पास पहुंची 20 तारीख को, मैंने रिवोकेशन भेजा, रिवोकेशन उससे पहले पहुंच गया, तो रिवोक हो गया। रिवोक मतलब ऑल वेल, आपने पढ़ा हुआ है ये, ठीक है जी, डन है। तो इसी के साथ में हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये जनवरी 2021 में आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है, इसको इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में भी पूछा हुआ है। तो आपको नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए? ये सारे मैं आपके एग्जाम के और मॉड्यूल के क्वेश्चन लाया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट सारे जो मेरे को लगे वो मैंने, देने तो ज्यादा थे बट हमारे टाइम की लिमिटेशन है, 2 घंटे की क्लास है। 2 घंटे में मेरे को लगा कि आज क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस बताना है, तो 4 से 5 क्वेश्चन आराम से करेंगे, प्रेम से, ऐसे ही हम लोग। और लेकिन आप लोग सभी को डेली कितने क्वेश्चन करने हैं? और कोई पहाड़ नहीं है, 10 क्वेश्चन। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव होने का फायदा उठाओ। इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं करना होता ना, पढ़ा क्वेश्चन, पढ़ा क्वेश्चन, पढ़ा क्वेश्चन, टिक मारना बस। एबीसीडी एबीसीडी गलत सही, सही भी 1 मिनट में पता लग जाता। नहीं पता लगा रट मारो साले को। कई बच्चों की सोच है, मेरी नहीं है ऐसी। मैं कहता हूँ पता कर लो पहले। कुछ बच्चे करते हैं, छोड़ना याद नहीं है, चल याद ही कर, नहीं आ रहा समझ में, तो ठीक है, एक आधी जगह पे वो भी चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, बड़े प्रेम से पढ़ूंगा। लिखा है, मिस्टर बी मेक्स ए प्रपोजल टू मिस्टर बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस। तो बी अपना घर बेचना चाहता है, किसको? कितने रुपए में? और उसने लेटर भेजा कब? 10 अप्रैल को। लेटर पहुंचा कब? पहुंचने से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। उसने रीड कब किया? तो फिर ऑफर कब कंप्लीट हुआ? एस ने, यानी कि जो ऑफरी था, उसने अपना एक्सेप्टेंस दिया 16 अप्रैल को, एक्सेप्टेंस पहुंचा 20 अप्रैल को, लेकिन 17 को एस ने अपना माइंड चेंज करके अपना एक्सेप्टेंस जो है वो वापस ले लिया। अब देखो, जो वापस लिया मतलब रिवोक कर लिया,
तो टेलीग्राम रीच हुआ कब? 19 तारीख को। बताओ पहले एक्सेप्टेंस पहुंचा या रिवोकेशन? तो फिर रिवोकेशन वैलिड माना जाएगा, मतलब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। सही है, पहला मोटा मोटा आ गया। अरे इतना आसान है, मैंने इतना तगड़ा पढ़ाया आपको। ये ऑल वैलिड ना, हाँ ऐसे कॉन्फिडेंस है ना पूरा। तो एग्जामिन विद रेफरेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहला ऑन विच डेट द ऑफर मेड बाय मिस्टर बी विल कंप्लीट। ऑफर कब कंप्लीट हुआ? 13 तारीख को। मैंने डायरेक्टली ऑफर का पहला ही लाइन बोलता हूं क्लास में, ऑफर इज व्हेन कंप्लीट व्हेन ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर। एज इट इज लाइन मेरी क्लास में होती है, टू द पॉइंट। ऑल वेल। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, तो यहाँ एक्सेप्टेंस वैलिड और वैलिड नहीं है, तो व्हाट वुड बी द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस अगर लेटर ऑफ रिवोकेशन और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक साथ पहुंचे? जो चीज पहले पढ़ेगा, लेटर विल बी रीड फर्स्ट, विल बी ट्रीट एज वैलिड। अगर एक्सेप्टेंस पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट। अब मत बोलना सर कोर्ट में कैसे बताएंगे, प्रूव करेंगे, तो ये सब मत बोलो, ये कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट बेवकूफ नहीं है। जो आपको लेटर दे के गया वो आपसे साइन नहीं करवाता कितने बजे डिलीवरी हुई है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं। चलो जी, तो ये अब शुरुआत हम कैसे करेंगे तो वो देख लेते हैं। लिखने की शुरुआत, आंसर, तो आंसर 1, अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये वाला जो ऑफर है सेक्शन 4 है। हाँ लीगल बेस ऊपर लिखो। वैसे इस क्वेश्चन में लीगल बेस कुछ ज्यादा खास है नहीं, ठीक है। अब डायरेक्टली भी इस ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ, और यहाँ लीगल बेस नहीं आया तो इन्होंने पॉइंट पूछे हुए नॉर्मल, पॉइंट नंबर आंसर देना है बस, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बस वही लाइन बिल्कुल टेप के आनी है जो मैंने क्लास के अंदर रटवाई है आपको। द कम्युनिकेशन of offer is complete when it comes to the knowledge of the person whom it is made, is complete। लिखो when a proposal is made by post, its communication will be complete when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made। और भाई एक बार बताओ, क्या लेटर का रिसीव करना इंपॉर्टेंट है या रीड करना? अच्छा रीड क्या बिना रिसीव करे कर सकते हो? तो आपको इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना है, ठीक है। तो लिखो, ये मैं दूसरे पेन से लिखता हूं। लिखो फर्दर mere receiving of letter is not sufficient, he must receive or read the message।
कंटेन्ड इन द लेटर। ठीक है, तो इन द गिवन क्वेश्चन मिस्टर बी मेक्स, मिस्टर बी ने प्रपोजल कब दिया? बाय पोस्ट टू एस ऑन टू सेल हिज हाउस ऑन 10th April 20 एंड लेटर कब पहुंचा? 12th April 20 बट ही रीड्स, जैसे ये पॉइंट खत्म होगा वो मेरे को कुछ बताना है। 13th April 20 तो 10 मेड बाय मिस्टर बी विल बी कंप्लीट, किस दिन कंप्लीट होगा? ऑन द डे व्हेन मिस्टर एस रीड्स द लेटर। मैं ना काफी कुछ बताने वाला हूं आपको इसी आंसर में कि बच्चा क्या गलती करता है। बस थोड़ा सा ये लिख दूं, द लेटर दैट इज ऑन 13th April। ऑल वेल, क्या आप सभी ने नोट कर लिया है? भाई कलम तेज चलनी चाहिए, कैसे धीरे धीरे चला रहे हो? पेपर में ऐसे लिखोगे? बेटे राइटिंग पे भी फोकस करना है, पेपर पूरा कर। कई बार बच्चों का पेपर पूरा नहीं हो पाता क्योंकि वो लिख ही नहीं पाते। लिखने की हैबिट डालो तगड़ी। चलो हो गया। अब सुन लो जरा पहले, फिर मैं मौका दे दूंगा लिखने का। गलती बताता हूं बच्चों की क्या करते हैं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहां से यहां तक हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्जाम में ऐसा 100% लिख कर आएंगे, लेकिन अगर आप 75-80% से भी ज्यादा ऐसा लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। काटेगा तो कुछ आधा आधा नंबर काट लेगा, ठीक है, अगर ऐसा लिखोगे। तो देखो क्या है, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बच्चे इसका आंसर कैसे लिख कर आए? जिनको लॉ बड़ी अच्छी आती है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने पूरा पढ़ा हुआ है। उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, मिस्टर बी मेक्स ए प्रपोजल, ओ भाई साहब ये तो आ गया, मजा आ गया। ऑन विच डेट द ऑफर मेड बाय मिस्टर विल बी विल कंप्लीट? आंसर नंबर 1 ऑन 13th of April। ठीक है, लिखा आगे। दूसरा, डिस्कस द वैलिडिटी, 3 लाइन उसकी लिखी, 3 लाइन अगले की लिखी। 5 नंबर का क्वेश्चन मिला 1 नंबर। बताओ, बच्चे को ये बात पता भी नहीं कि मेरे को यहां पर 1 नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बेवकूफ है पूरा।
अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कितने प्रेम से सब चीजें लिखी हुई है। सबसे पहला तो सेक्शन नहीं याद है, प्रोविजन लिख दो। पहले लिखो, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन या प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन whom इट इज मेड। यहां तक ओके। जब एक प्रपोजल, अब इस क्वेश्चन में पोस्ट से पूछा है, तो पोस्ट के अंदर क्या है, व्हेन ए प्रपोजल इज मेड बाय पोस्ट, कम्युनिकेशन तभी मानी जाएगी जब प्रपोजल पर्सन पे रीच करेगा और फर्दर रीच करना नहीं, वो रीच करके उसको क्या करेगा। 95% से ज्यादा बच्चों ने इनमें से कुछ लिखा ही नहीं था। रिजल्ट का रीजन क्या है, 18%, 17%, 22%। रीजन यही है, बच्चों को आने के बाद आलसपना। नहीं गलत कह रहा हूं, बताओ आप, क्या इनमें से ऐसा कोई पॉइंट है जो क्लास में नहीं पढ़ा, सब पढ़ा है। बच्चा क्या लिख कर आया, ऑन 13th, जो भी डेट है अप्रैल, और एहसान करके आया जैसे जूता बजाते हुए गेट के बाहर निकला, पापा 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 मजा आ गया, पापा मजा आ गया। मजा नहीं आया पापा, मजा तब आता जब आप उस क्वेश्चन को ऐसे लिख कर आते। मैं नहीं कह रहा 100%, मैं ये कह रहा हूं कि 80-85 मैथ्स तो करो। अब देखो एक तरीके से मैंने सॉल्व इसको वैसे ही किया, पहले लीगल बेस लिखा, ऊपर वाला क्या है, देखो यहां फैक्ट है इन द गिवन क्वेश्चन, बस मैंने पूरा उतार दिया और मैंने कंक्लूजन लिख दिया। अब कंक्लूजन में भी बंदा क्या करता है, चल मान ले ऊपर अच्छा लिखा है, नीचे सीधा 13 अप्रैल, देखो कंक्लूजन, द ऑफर मेड बाय मिस्टर बी विल बी कंप्लीट ऑन द डे व्हेन मिस्टर एस रीड द लेटर दैट इज ऑन। ये मैंने यहां सचेत कर दिया सामने वाले को कि भाई जो तुम मुझसे उम्मीद कर रहा है एग्जामिनर, मैं वो करके आया हूं। एग्जामिनर खुश हो जाए। एग्जामिनर फिर आगे किसी एक आधा क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ ना तुम्हारा लास्ट में, मान लो 59 कुछ बन रहा है, वो कहे छोड़ यार बच्चा ठीक है, मार दे 2-3 नंबर आगे, दे देगा तुम। और तुम यहीं पर पूरा गुड़ गोबर कर कर आ रहे हो, 40 भी आ रहे होंगे, भाई हटा इसको, डाले वो 39 का। नहीं समझे, वो इमोशन पे बात नहीं करते, वो नॉलेज पे करते। उनको इमोशन से मतलब नहीं है। इमोशन से मतलब होता तो 1 लाख बच्चा पेपर दे रहा है तो 1 लाख पास हो जाते। तो फिर सीए भी भेड़ बकरियों की तरह ऑफिसों में जॉब मांगने जाते, सर दे दो, मैं कितने भी पैसे में काम कर लूंगा, 20,000 में भी कर लूंगा। जैसे बीकॉम वाले नहीं जाते कॉल सेंटर में, 12,000 में 8 घंटे की जॉब में 12 घंटे काम करवाते हैं, उससे गधों की तरह। तो स्टैंडर्ड मेंटेन करो। ऑल वेल, चलो पहला हो गया ये आंसर 1। अब इसी का आंसर नंबर 2, जगह नहीं है, कहाँ करें फिर, जगह बनाए। ये पीडीएफ तुम्हें मैं भेज नहीं पाऊंगा, तुम लिख रहे हो ना सब। चलो आंसर नंबर 2, कोई डाउट है, चलो। अच्छा ये क्या कह रहा है, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ना आप ना एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन वाला जो कम्युनिकेशन का है वो पूरा लिख कर आ जाओ, ठीक है। तो मैं लिखवा रहा हूं, नोट करें। बताओ कम्युनिकेशन कब एक्सेप्ट होती है, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है एक्सेप्टेंस की, व्हेन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है और ऑफरर के पास वो कम्युनिकेशन पहुंच जाती है, यही होती है ना। तो लिखो, वेयर इज वेयर ए प्रपोजल इज where a proposal is accepted by a letter sent by the post, the communication of acceptance
will be complete as against द प्रपोजर। प्रपोजर के अगेंस्ट में कब होती है? प्रपोजर के अगेंस्ट में बताओ कब होती है? जब ऑफरी पोस्ट कर दे, याद है? जब ऑफरी वहां से पोस्ट कर दे। अगर आपने मेरी क्लास अगेंस्ट वाली ली है, जिसने नहीं ली वो यूट्यूब पे आई थिंक यूनिट नंबर 1 का 5वां लेक्चर है एक्सेप्टेंस, वहां ले लेना। वैसे आप सभी ने ली हुई है यहाँ पर। अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। और बताओ अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होता है? अगेंस्ट द एक्सेप्टर जब वो लेटर एक्सेप्टर पे रीच कर जाए। ऑल वेल बेटे, ये पॉइंट लिखकर आना है पेपर में। अगेंस्ट वाला मैं पागल नहीं था, मैं आधे घंटे लगाए थे तुम्हें समझाने में। ठीक है, अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन द लेटर रीचेज द प्रपोजर। यहां तक हो गया। अब क्योंकि क्वेश्चन रिवोकेशन से रिलेटेड है, तो अब बताओ रिवोकेशन कब कंप्लीट मानी जाती है? जब जो एक्सेप्टेंस लेटर से पहले रिवोकेशन पहुंचे तो रिवोकेशन वैलिड है, वरना वैलिड। तो रिवोकेशन के बारे में भी लिख लो फटाफट यहीं से। लिखो द एक्सेप्टर, इट्स फाइन, द एक्सेप्टर कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एनी टाइम। यही लिखवाया था नोट्स में, एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज द ऑफर। ठीक है, अब आपको यहां पर वही लिख देना है इन द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, और आपको फिर कंक्लूजन में डाल देना है कि अगर रिवोकेशन पहले पहुंचा तो रिवोकेशन, और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचा तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑल वेल, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे वाले में क्या करना है? व्हाट वुड बी द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इज लेटर और रिवोकेशन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच टुगेदर। तो देखो लॉ ये कहता है कि दोनों अगर टुगेदर रीच हुए हैं तो रिवोकेशन को वैलिड मान लेंगे। रिवोकेशन को क्या करेंगे? एब्सोल्यूट मान लेंगे, क्योंकि फिर लड़ाइयां होगी कोर्ट में। इसने तो ये पढ़ा था। अगर एक साथ पहुंचा तो, और कहीं भी 1 मिनट का भी डिफरेंस है, मान लो एक्सेप्टेंस पहले पहुंच गया, रिवोकेशन बाद में एक्सेप्टेंस को रीड कर लिया, एक्सेप्टेंस पहले वैलिड माना जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए। कैसे लगे जी? अब आ रहा है कुछ कि जी ये कर सकते हैं। आपके रजिस्टर बना लेना एक, जिसमें अभी खरीदना घर जाते वक्त, जिसमें आपको क्या करनी है, राइटिंग हमेशा लॉ की क्लास में बैग में लेकर आना है। लाओगे सब? कोई बहाना तो नहीं मारेगा सर भूल गए, सर आज लिख रहा था तो भूल गया। सर वो हर बैच में 10 12 20 बच्चे होते हैं जो बहाना मारते हैं, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर नहीं बनाया होता, और बनाया भी होता है तो वो 2 दिन का जोश होता है। मैं देखना, मैं आपको एक बताऊं, जो मोटिवेशन होता है ना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मोटिवेशन क्या है? और कंसिस्टेंसी से ही मोटिवेशन आता है, और कंसिस्टेंसी तब आती है जब हम डिटरमाइन होते हैं।
कंसिस्टेंसी ओनली कम्स व्हेन वी डिटरमाइन, और हमारी डिटर्मिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सिंगल डे का नहीं। तो हमारे में जोश, जैसे आज मैंने आपको कराया, आज शायद जोश में आप जाके घर पे 8-10 क्वेश्चन कर मारोगे, कल भी कर मारोगे, फिर बोर हो जाओगे 4 दिन बाद। और ये तुम्हारी गलती नहीं, ह्यूमन नेचर है। तो जिस टाइम ऐसा लगने लगे कि नहीं जी, मन मेरा कह रहा है कि 7 क्वेश्चन के बाद कल करेंगे, दिमाग में आना चाहिए प्रोकास्टिनेशन लीड्स टू कोवैरिटी। बॉडी में दर्द हो रहा है, टेंशन हो रही है, कंफर्टेबल नहीं हो, तो एक और कोट दिमाग में, वही पहले बताया था, ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। जब भी एक आधा दिन गैप हो गया तो कंसिस्टेंसी ओनली कम्स व्हेन वी डिटरमाइन। कहीं मोटिवेशन लूज हो रहा है तो मोटिवेशन इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कुछ 4-5 चीजें कंटिन्यूअसली दिमाग में आनी चाहिए, और आ गई तो समझ लो निकल लिए। तो कोई बहुत बड़ा तुम्हारा कोई चैलेंज नहीं है, सीए फाउंडेशन बच्चों का खेल है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ कंसिस्टेंसी है, नथिंग एल्स। कोई इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहीं लगता है तुम्हें, मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा, कहीं लगता है तुम्हें लॉ इकोनॉमिक्स में इंटेलिजेंस की जरूरत है? मेरे को तो नहीं लगता। मैं पढ़ाते वक्त कभी ऐसा किसी को, मेरे को लगा ही नहीं कि कोई बच्चा इस लॉ को समझने के लिए इंटेलिजेंट होना चाहिए। मेरे को लगता है वो मेहनती होना चाहिए बस, वो लगातार क्लास में आए, वो पुश करे। हाँ, लिखते वक्त थोड़ी सी कला काम आती है, जो आपने अप टू 12th जो भी थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करी है, बट अगर वो भी कला आपके पास नहीं है तो मुझे लगता है 600 क्वेश्चन अगर आज से भी करते हो डेली 10-10 तो 600 में मैं आपको कह रहा हूँ आपका एग्जामिनर फैन हो जाएगा आपका। कला अपने आप आएगी लिखने की। कई बार कई बच्चे पूछते हैं, सर आप 4 घंटे की क्लास में 4 घंटे कैसे बोल रहे, तो वो भी कभी रिपीट नहीं होती बातें। हाँ, प्रोविजन तो रिपीट होंगे, मतलब बातें रिपीट नहीं होती। तो ये एक्चुअली में कला कहाँ से आई है? ये आई है प्रैक्टिस करने से। पढ़ाते गए पढ़ाते गए पढ़ाते गए, आज देख लो ऐसी सिचुएशन। तो हर जगह पर प्रैक्टिस हो, कोर्ट भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और लॉ में मैन की जगह वुमेन भी आता है, तो तुम लोग बुरा मत मानना। प्रैक्टिस आप सभी को परफेक्ट बनाती है। तो कंसिस्टेंटली 10 क्वेश्चन रोज करोगे भाई, प्रॉमिस करते हो? देखो, फेक प्रॉमिस नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तुम सभी अपना रजिस्टर मेंटेन करोगे और अपने बैग में रखोगे हमेशा। मैं कभी भी खुलवा लूंगा, जहां मेरे को लगा मैंने ओपन करवाना है, आजा भाई। और डेट लिखोगे उसके ऊपर सबसे पहले। जैसे आज हमारी तारीख क्या है? आज 30 जून है, 30 जून संडे 2024। अब कल सुबह, मतलब आज का एक रजिस्टर में 30 जून लिखना है, आज क्वेश्चन मारने हैं रात को, जब तक टेढ़े मेढ़े ना हो जाओ, आंखें ऐसे भर जाए तब भी करो। ज्यादा नींद आ रही हो, बाल्टी भरो पानी का, मुंह डालो ऐसा धक, सीधा बाहर। 4 क्वेश्चन तक नींद भाग जाएगी। करो एडजस्ट, कुछ नहीं होता। अब तो वर्ल्ड कप भी चला गया, मतलब जीत गए ना हम लोग। अब छोड़ो स्टेटस लगाने व्हाट्सएप पे, जीत गए जीत गए। अच्छा है, इमोशन बहुत जरूरी है, बट अब अपनी पढ़ाई पे हो गया, वो एक क्रेज है, वो हो गया डन। चलो, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में आंसर नहीं लिखवाने वाला, या लिखवाऊंगा या नहीं वो आप बताओगे मुझे। देखो, शंभू दयाल स्टार्टेड सेल्फ सर्विस। चलो चलो, शंभू दयाल, शंभू नॉट शंभू, स्टार्टेड कौन सी सर्विस? सेल्फ सर्विस सिस्टम इन शॉप। श्रीमती प्रकाश entered the shop, took a basket, and after taking article of her choice into the basket, reached the cashier for payment. The cashier refused to accept the price. Can Shambhu Dayal be compelled to sell the said article to Shrimati Prakash and decide as per the provision of Indian Contract Act? मॉड्यूल का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एज इट इज यहाँ कॉपी पेस्ट। नहीं समझे? वहां लवली थी और यहाँ कौन है? मिसेज प्रकाश। सही है? वहां शॉप वाला था, यहाँ शंभू दयाल की दुकान है। और आंसर आपका क्या है? एज इट इज।
तो घर पर कभी भी एज इट इज सेम नहीं, सेम एज अबव पूरा नोट करना है। ठीक है, तो चलो निकालो कॉपी और इसका आंसर नोट करो। मैं आप मतलब मात्र 3 से 4 मिनट, 4 मिनट आपको दे रहा हूं आंसर नोट करने के। जल्दी समझ में आ रहा है? तुम रेफरेंस ले सकते हो पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आंसर करवाया है, बट कॉपी पेस्ट मतलब अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना। मैं 1 मिनट में आता हूँ। बातें मत करना और हो रहा है अपने आप करो। हाँ करो, ज्यादा नहीं। देखो आपके आंसर का स्टैंडर्ड जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा है उसके आसपास रहना चाहिए। ठीक है, चलो ये आपका होमवर्क है, लेकिन मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा ऊपर ले जाके। जल्दी से आ जाओ। आंसर नंबर 2 का पिछले क्वेश्चन का लीगल बेस क्या था? क्वेश्चन 1 का एज पर द प्रोविजन ऑफ द ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर इज डेफिनेट एंड केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टिंग एन इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। इन्विटेशन टू ऑफर में ऐसा नहीं होता। Whereas an invitation to offer is only a circulation of offer, it is an attempt to induce the offer and precede a definite offer. Induce the offerer and precede a definite offer, where a party without expressing his final willingness propose certain terms on which he is willing to negotiate is called invitation to offer. क्वेश्चन का फिर एक है डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल विद अ प्राइस इन ए सेल्फ सर्विस इज ओनली इन्विटेशन। क्वेश्चन का फैक्ट लिखो। कंक्लूजन में जो शंभू दयाल है वो डज नॉट एक्सेप्ट द प्राइस और इंटरेस्टेड बायर जो मैडम है मिसेस प्रकाश वो जो है केस फाइल वगैरह नहीं कर सकते। ऑल वेल है। क्वेश्चन 3 ओके है सर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है।
देखो जी, क्या हुआ, मिस्टर सोहनलाल, ये आपके मॉड्यूल में भी है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एक से ज्यादा बार आया है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखो, मिस्टर सोहनलाल सोल्ड 10 एकड़ ऑफ हिज एग्रीकल्चर लैंड टू मिस्टर मोहनलाल। सोहनलाल ने अपना एग्रीकल्चर जो है लैंड मोहनलाल को बेचा कब? 25 लाख में। यहां तक ओके। द प्रॉपर्टी पेपर मेंशन ए कंडीशन, प्रॉपर्टी पेपर में एक कंडीशन थी, ठीक है, इंक्लूडिव, ऐसी कुछ है, इंक्लूसिव अमंग अदर डिटेल दैट हुसोएवर परचेज द लैंड, कुछ यहाँ मिस्टेक है बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। जिसने भी लैंड परचेज किया है वो फ्री टू यूज अ 9 एकड़ एज पर हिज चॉइस, बट द रिमेनिंग 1 एकड़ हैज टू बी अलाउड टू बी यूज ऑफ मिस्टर मिस्टर छोटेलाल, सन ऑफ द सेलर, फॉर कैरिंग आउट फार्मिंग और अदर एक्टिविटी ऑफ हिज चॉइस। देखो क्या हुआ, सोहनलाल ने मोहनलाल को बेचा 10 एकड़ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के पेपर में साफ साफ कंडीशन थी कि भाई बेचने की कंडीशन ये है कि इस प्रॉपर्टी पे आप 9 एकड़ तक कुछ भी कर लो, 1 एकड़ मेरा बेटा इस पर क्या करेगा, खेती करेगा। अगर आप एग्री करते हो तो मानो, वरना यहां तक ओके। आपको नहीं लगता वो जो माँ थी लक्ष्मी रानी, वो जो अपनी बेटी को, मामा बेटी को दे रही थी, तो वहां कंडीशन थी कि मामा को तुम एन्यूटी दोगे। एक तो ये आ रहा है, एक कोविनेंट रनिंग विद लैंड नहीं आ रहा, कंडीशन अटैच्ड विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों चीजें आ रही है यहाँ। ऑन 12 अक्टूबर 2020 सोहनलाल मर गया और अपना बेटा और वाइफ को हो गया पक्का, लाइफ नहीं छोड़ गया, ठीक है। ऑन 15 अक्टूबर 2020 परचेजर स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिटोरियम ऑन द होल 10 एकड़ ऑफ लैंड एंड डिनाइड एनी लैंड टू द, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में वर्ड की मिस्टेक हो गई है बट समझ में आपको आ जाएगा। मतलब उसको 9 एकड़ पे करना था ना, उसने 10 एकड़ पे ऑडिटोरियम बनाना शुरू कर दिया। नाउ मिस्टर छोटेलाल, जो कि बेटा है सोहनलाल का, वो केस करना चाहता है परचेजर पे और एक सुइटेबल लिटरेचर लाना चाहता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली बताओ क्या वो कर सकता है। तो पहली बात, हो सकता है कि यहां पर मिस्टर मोहनलाल छोटेलाल को ये बोल दे कि छोटेलाल, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप मेरे पे केस फाइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ही मेरे पर केस फाइल कर सकता है। प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? ओनली ए, सबसे पहले कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर द प्रोमिजी, और तो सोहनलाल ने अपने छोटे लाल बेटे के बिहाफ पर कंसिडरेशन ऑलरेडी दे दिया है, किसको? मोहनलाल को। यहां तक ओके। प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि स्ट्रेंजर कैन नॉट टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। बेटे गेट खोलना। ले लो बेटे, ले ले। ये ना रिसेप्शन है ना, वहां पर मैडम बैठी हुई है। इधर से जाओगे, इधर से ऐसे जाओगे, गेट खोलोगे, रिसेप्शन में मैडम होगी, या तो मैडम को दे दो इधर। क्यों? आज आज संडे है, कोई और होगा, दूसरी क्लास हो जाएगी। चलो सुनो, तो क्या करना है यहाँ पे? पहली बात, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? स्ट्रेंजर कैन नॉट टेक, लेकिन उसका एक्सेप्शन नंबर 5, कोविनेंट रनिंग विद, कंडीशन अटैच विद, ऑल वेल। चलो नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, नहीं मान रहे तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन पे आओ। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन,
तो वहां केस कौन सा था? चेन्नैया वर्सेस चेन्नैया रमैया में मामा जी ने केस फाइल किया था। यहाँ मामा की जगह छोटे लाल को बिठाओ, सोहन लाल की जगह लक्ष्मी रानी माँ को बिठाओ, और मोहन लाल लक्ष्मी रानी की बेटी। हो गया फिट। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया हुआ, 2 या 3 बार आई थिंक, और मॉड्यूल का क्वेश्चन है। अब सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करना स्टार्ट करें, चलो। तो सबसे पहले लीगल बेस। एज पर सेक्शन नंबर 2D, 2D है ना? 2D किसका है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कंसिडरेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहां तक ओके? ऑन द प्रिंसिपल प्रीविटी टू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, है या नहीं है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कंसिडरेशन चाहिए टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। एंड इट कैन फ्लो फ्रॉम द, अच्छा बताओ, कंसिडरेशन प्रोमिजी खुद दे सकता है या कोई और बंदा भी? इट कैन फ्लो फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो इन व्यू ऑफ क्लियर लैंग्वेज यूज्ड इन डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, कौन से सेक्शन में? इन सेक्शन 2D, क्या जरूरी है प्रोमिजी खुद दे? इट इज नॉट नेसेसरी दैट consideration should be furnished by the promisee only. A promise is enforceable if there is some consideration. कंसिडरेशन होना चाहिए, दे कौन रहा है कोई फर्क, एंड इट इज इमटेरियल वेदर इट मूव्स फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में केस स्टडी आ रही है नहीं आ रही? तो मैंने आपको आज की क्लास शुरू करने से पहले को केस स्टडी सॉल्व करने का मतलब, मैंने क्या, केस लॉ लिखने के बाद अगर केस स्टडी आ रही है तो इट वाज डिसाइडेड इन द, है ना? तो लिखो द लीडिंग, इसी में लिखो द लीडिंग अथॉरिटी। लीडिंग अथॉरिटी कौन होती है? जजों की। इन द डिसीजन ऑफ, कौन सा केस था? चेन्नैया वर्सेस
held that the consideration can legally move from a third party and it is accepted principal law in India। ये बात जज ने बोली, ठीक है। यहां तक ओके है? बेटे ओके है? अब सुनो जी, लीगल बेस तो हो गया, अब इसका आपको क्या लिखना है? फैक्ट में आपको पूरा क्वेश्चन उतार देना है, क्वेश्चन को उतार देना है, और फैक्ट में मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगा कोविनेंट रनिंग विद लैंड का भी पॉइंट उतार देना। मैं लिखवा रहा हूं कोविनेंट को, ठीक है। एक तो आपको क्वेश्चन उतार देना है, आगे लिखा मोर ओवर इट इज प्रोवाइडेड, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोविनेंट रनिंग विद लैंड भी है, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन, प्रोवाइडेड इन केस कोविनेंट running with the land where a person purchases land with notice that the owner of land is bound by certain duties affecting land, the covenant, covenant मतलब क्या होता है? कंडीशन। the covenant affecting the land may be enforced, तो कोर्ट में जा सकता है, एनफोर्स कर सकता है कौन? बाय द सक्सेसर ऑफ सेलर। अब एंड में कंक्लूजन क्या दोगे? मिस्टर छोटे लाल इज एंटाइटल टू फाइल सूट अगेंस्ट मिस्टर छोटे लाल, वो जो बेटा है, इज एंटाइटल्ड टू फाइल ए पिटीशन अगेंस्ट मिस्टर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल जी, कैसा लगा? तो चैनल सब्सक्राइब्ड है, सब्सक्राइब करो, क्योंकि दूसरी दूसरी और भी आरटीपी एमटीपी में मैं धीरे धीरे उस पर
अपलोड करूंगा तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। हो गया जी। एक और क्वेश्चन लास्ट बचा है आज का, वो भी कर लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ जाओ जी। स्टेट द एक्सेप्शन टू द रूल एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज। मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कंसिडरेशन से, है या नहीं है? कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया ऐसी, पिछले से पिछले अटेम्प्ट में डायरेक्ट 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा था ये वाला, यही लाइन जो आ रही है ना, एक लाइन का 7 मार्क। तो स्टेट द एक्सेप्शन टू द रूल एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर डायरेक्ट लिखना है। तो भाई आपको सिंपल लिखना है, द जनरल कंसेप्ट इज, जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज। सेक्शन नंबर 25 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, general rule is that an agreement without consideration is void, is void। ऑल वेल, बिना कंसिडरेशन के अगर आप कोई एग्रीमेंट बनाते हो तो वो क्या होता है, वो वॉइड हो जाता है। हाउ एवर, लेकिन उसके क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। ये एग्जाम आपका मई 18 में, जैन 21 में और मई 22 में और 23 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, अपडेटेड नहीं है, 23 में भी आया। तो ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ एवर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको कोई शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज, वो तो मैं कर रहा हूं, मेरे पास टाइम कम है, कंटेन्स सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल। इन फॉलोइंग केसेस, तो बताओ कौन कौन से केसेस है जहां पर विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होता है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, टाइम बार डेप्ट और एजेंसी एक्नॉलेजमेंट, कंप्लीटेड गिफ्ट, सॉरी एजेंसी कंप्लीटेड गिफ्ट, चैरिटी, बेलमेंट। बेलमेंट कौन सी, ग्रेचुअस बेलमेंट, नॉन ग्रेचुअस तो पैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां लिखना है इन फॉलोइंग केसेस विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, आपको सबके नाम लिखने पहला। अब इसको नेचुरल लव एंड अफेक्शन को पूरा डिफाइन करना है, रिलेशनशिप होनी चाहिए, रिलेशन मस्ट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन, रजिस्टर्ड साइन वगैरह। दूसरा क्या था, पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। तीसरा टाइम बार्ड डेप्ट, जहां पर लिमिटेशन एक्ट 1963 था, कंप्लीटेड गिफ्ट, चैरिटी, एजेंसी, बेलमेंट। 7 पॉइंट हो गए। क्या लग रहा है आपको एग्जाम में कर सकते हो? और कंप्लीटेड गिफ्ट हो गया, हाँ कर सकते हो जी। 7 मार्कर, 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, सेक्शन 25 हो जाएगा जी। सबसे पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, टाइम बार डेप्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट, चैरिटी, एजेंसी, बेलमेंट, वो भी कौन सी, ग्रेचुअस बेलमेंट। नॉन ग्रेचुअस की बात यहां पर नहीं कर रहा है। ऑल वेल, तो सुन लो जरा कुछ बातें। तो आज हमारा यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का खत्म होता है।
राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। अगले संडे, ठीक है, अभी मैं आप सभी को एक हफ्ते का वेट दे रहा हूं। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए रेगुलर क्लासेस हमारी चलती रहेंगी। अगले संडे को आप सभी को यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और तब तक शायद यूनिट नंबर 5 भी आ जाए, ठीक है। यूनिट नंबर 3 और 4 क्योंकि यूट्यूब वाले थोड़े पीछे जाए, उन पे अपलोड लेट हो रहा है, तो आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 पूरा करके आ जाओगे। और तब तक के लिए कितने दिन है? आज के अलावा, आज को मिला के 7 दिन, 70 क्वेश्चन आपके रजिस्टर में होने चाहिए। होंगे या नहीं? सर बहुत ज्यादा है, कहां से लाएं? तो पिछले है ना आरटीपी, एमटीपी और ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल और पिछले पास्ट ईयर क्वेश्चन। स्कैनर, स्कैनर है सबके पास? स्कैनर परचेज कर लो भाई, ठीक है।